Good morning students, my name is Deepika Khare and today I am going to teach you the first freedom struggle of 1857. It is my second lecture और इस लेक्चर में हम बात करेंगे बैकग्राउंड के बारे में। कल मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था और उसमें बताया था कि क्या हुआ था एक्चुअली स्ट्रगल के पहले, और ये बैकग्राउंड जो है उसका मतलब होता है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का कहने से मतलब ये है कि किस जगह से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। ऐसा तो है नहीं कि आप आज बैठे बैठे अचानक से एक बहुत बड़ा युद्ध हो गया, उसके पीछे कोई लंबी कहानी होती है तब जाके इस तरीके के युद्ध होते हैं। हम आज बैकग्राउंड पढ़ेंगे, इसका पृष्ठभूमि पढ़ेंगे कि आखिर क्या कारण थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से भारत के लोग इतने ज़्यादा नाराज़ थे। एक बात और आपको बता दूं कि ये जितने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं इन सब में एक कहानी है, इन सब के पीछे एक छोटी छोटी कहानियाँ हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे और इनको समझेंगे तो आपको हिस्ट्री वाकई बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज़ बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पसेस एक्चुअली हुआ ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी वो सिर्फ बिजनेस पर्पस से आई थी। स्टार्टिंग में वो बिजनेस पर्पस से आई थी और उसके साथ फ्रांस, जर्मनी और बहुत सारे ऐसे देश थे जो हमारे यहाँ बिज़नेस करने के लिए आए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी, मतलब उन्होंने बाकी सारे देशों को पीछे छोड़ दिया था और भारत के बिज़नेस पे उनका काफ़ी बड़े पैमाने पे अधिकार उन्होंने कर लिया था। और उसका रीज़न ये था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत में हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल, स्पाइसेस, ये बहुत अच्छी क्वालिटी में होते थे। और ये जो हमारे देश की क्वालिटीज़ थी ये दूसरे विदेशी नागरिकों को, विदेशी कंपनीज़ को, विदेशी लोगों को हमारे देश की तरफ अट्रैक्ट करती थी। आफ्टर औरंगजेब्स डेथ मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटेड। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। औरंगजेब मुगल रूलर था जो कि काफ़ी फेमस था, मतलब उसके बाद फिर कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं हुआ भारत में जो मुगल एम्पायर को संभाल सके उतने बड़े पैमाने पे। सब जितने भी मुगल रूलर्स हुए वो आपस में लड़ने लगे और छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गए और बहुत सारे हिंदू राजाओं ने और मुस्लिम राजाओं ने अपनी छोटी छोटी डेंसिटी बना ली और वो अपनी अपनी जगह पे राज करने लगे। तो औरंगजेब एक बहुत पावरफुल रूलर था, लेकिन उसके बाद कोई इतना पावरफुल नहीं हुआ। तो 1707 में उसकी डेथ के बाद इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। बिजनेस के पर्पज़ से वो भारत के बड़े बड़े हिस्सों में फैलने लगे। कंपनी स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिकल मैटर्स। और अब ये हुआ कि जब छोटे छोटे बहुत सारे राजा हो गए तो उनके पॉलिटिकल मैटर्स में वो इंटरफेयर करने लगे। आपने कहानी सुनी होगी दो बंदर और एक बिल्ली वाली, जिसमें बंदर जो हैं वो एक रोटी को लेके लड़ते रहते हैं और बिल्ली तराजू लेके बैठती है और सब हर बार कहती है कि ये बड़ा है, ये टुकड़ा बड़ा है, ये टुकड़ा बड़ा है, ये टुकड़ा बड़ा है, और पूरी रोटी खा लेती है और दोनों बंदर के हाथ में कुछ नहीं आता। कुछ ऐसी ही कहानी हमारे भारत के राजाओं की थी कि वो आपस में लड़ते थे और उसका फ़ायदा जो था वो बिल्ली, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी उठा रही थी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में नवाब ऑफ बंगाल के साथ में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको में जीत गई और नवाब ऑफ बंगाल जो थे वो हार गए। बंगाल एक बहुत बड़ा किंगडम था और उसको जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में काफ़ी बड़ा अधिकार मिल गया था। और फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, जिसमें अवध, बंगाल और मुगल्स तीनों ने मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई की थी। लेकिन हुआ ये कि बंगाल के महाराज अवध और मुगल से हेल्प लेने के लिए गए, लेकिन बाद में सब हार गए और फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार इन एरियाज़ पे भी हो गया। कंपनी स्टार्टेड फॉलोइंग द विक्ट्रीज इन इंडिया, नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, तिब्बत, सिक्किम, भूटान। और कंपनी ने अपनी विक्ट्री स्टार्ट रखी, मतलब अपनी जो विजय घोष थी वो स्टार्ट रखी। अब वो इंडिया के कई राज्यों में फैलना चालू किया उन्होंने, साथ ही साथ नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, तिब्बत, सिक्किम और भूटान जैसी देशों में भी उन्होंने अपना राज फैला लिया था। सिक्किम इंडिया का पार्ट है, बट उस समय वहाँ के राजा को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डेंसिटी वहाँ पे भी बना ली थी।
डिस्ट्रॉय ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम मार्केट बहुत अच्छा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी या जितने जो बिजनेस ट्रेडर्स, बिजनेस पर्पज़ से आने वाले लोग थे, ट्रेड पर्पज़ से आने वाले लोग थे, वो क्या चाहते थे, अपने देश को अपग्रेड करना और भारत को नीचे लेके आना। उसका भारत में कोई मतलब भारत के लोग बिजनेस ना कर सकें, भारत के लोग तरक्की ना कर सकें, ऐसे उनकी फीलिंग्स थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। कंपनी एम वॉज टू इम्प्रोवाइज इंडिया एंड मेक इंग्लैंड प्रॉस्पर। और कंपनी का मेन एम जो था वो इंडिया को इम्प्रोवाइज मतलब इम्पावरिश मतलब गरीबी की तरफ ढकेलना। भारत में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। और उनके पास, क्योंकि हमारे देश का ट्रेडिशन जो था, जो कल्चर था, उसके हिसाब से हमारे यहाँ के लोग अपने बिजनेस सेक्टर में ही रहकर और काफ़ी अच्छी इनकम उनको होती थी। लेकिन जब ये सारी इंडस्ट्रीज़ बंद करवा दी गई, इन सारी इंडस्ट्रीज़ को टोटली बैन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पे अधिकार कर लिया, तो हमारे यहाँ बहुत सारी बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। गुरु राम सिंह, नामधारी सिख, कुकास और बुचर खानास। गुरु राम सिंह ने अपने डिसिपल्स का आह्वान किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के इस बिहेवियर को देखकर। और एक्चुअली हुआ क्या था, बुचर खानास का मतलब होता है जहाँ पर मांस कटता है, कसाई घर जिसको बोलते हैं। तो बुचर खाना स्टार्ट किया था इन्होंने पंजाब में, जहाँ पर गाय काटी जाती थी। आप जानते हैं कि हम हिंदू लोग और भारत के लोग जो हैं स्पेशली, वो गाय को कितना महत्व देते हैं। हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, कहते हैं सभी देवी देवताओं का वास उसमें होता है ना। और यहाँ पर गायों का मांस काटा जा रहा था। तो गुरु राम सिंह ने अपने शिष्यों को बुलाकर, जिनको नामधारी सिख और कुकास कहते थे, उनको बुलाकर इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ेंगे। 1806 में वेल्लोर का जो रिवोल्ट हुआ और 1824 में बैरकपुर का जो रिवोल्ट हुआ, तो 1806 में जो रिवोल्ट हुआ वेल्लोर का और 1824 में बैरकपुर का जो रिवोल्ट हुआ, ये भी हमारे भारत के लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक था कि वो इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ें। एक्चुअली ये टीपू सुल्तान के टाइम पे जो बिहेवियर किया था अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के साथ में और उनके जो सक्सेसर्स थे उनके साथ में, इन सारी चीज़ों को लेके भारत के लोगों में काफ़ी आक्रोश था। अपराइजिंग ऑफ ट्राइबल ज़मींदार एंड सरदार। ट्राइबल मतलब आदिवासी। अब क्योंकि आपने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी, हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी, आपने बेसिक इंडस्ट्रीज़ जो थी भारत की वो बंद करवा दी, तो यहाँ पर जो ट्राइबल सेक्टर था वो बेरोज़गार हो गया। ज़मींदारों से उनकी ज़मीन छीन ली गई और उन पे हैवी टैक्सेस देने का प्रेशर दिया गया, तो ज़मींदार भी काफ़ी नाराज़ थे। और सरदार्स, ये जो हमारे सिख लोग होते हैं, वो सरदार्स, वो भी पंजाब में बुचर खाना खुलने से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तो इन सब ने मिलके, मतलब ये जो पूरी घटनाएं हुई, ये सारी घटनाएं जो थी वो भारत के लोगों के लिए क्रोध का कारण बनी, उनके नाराज़गी का कारण बनी, उनके गुस्से का कारण बनी कि हमको अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी नहीं सहन करना है। और यही बैकग्राउंड था जिसके कारण 1857 का रिवोल्ट हुआ। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कॉजेस पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे चैनल में आके कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे भी ऐसे वीडियोस मैं आपको देती रहूँगी। थैंक यू।